तो जोहार साथी। आज हम लोग मनमोहन सिंह के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। अभी-अभी उनका देहावसान हुआ है, मृत्यु हुई है। और लेकिन डिबेट चल रहा है। ये मौका था कि हम मनमोहन सिंह के बारे में, जो एक भरसक बेहद ईमानदार व्यक्ति थे, ख्याति प्राप्त अर्थशास्त्री थे और भरसक सादगी के साथ रहते थे। लेकिन अब मौका था अभी कि हम उनके दौर की चर्चा करते, उसके फल पर विचार करते, आकलन करते, उनका मूल्यांकन करते, उनके योगदान का। लेकिन डिबेट आजकल तो इसी तरह का चलता है, जैसे चल रहा है कि उनकी कब्र कहाँ बनेगी, कहाँ उनको दफनाया जाएगा या उनको रखा जाएगा, कहाँ उनके लिए स्मारक बनेगा वगैरह, और तरह तरह की बातें हो रही हैं। इसी तरह की बातें कभी कुछ दिन पहले अम्बेडकर को लेकर हुआ था, और अम्बेडकर बहस का मुद्दा ये बन गया था कि अम्बेडकर को किसने अपमानित किया। कांग्रेसियों ने अपमानित किया या भाजपाइयों ने अपमानित किया, और कौन ज़्यादा सम्मानित करता है। हालांकि डिबेट का विषय ये होना चाहिए था कि अम्बेडकर और उनकी नीतियों से, और उन्होंने जो संविधान बना के दिया, जो बढ़िया भी माना जाता है संविधान को, लेकिन उससे दलितों का कितना उत्थान हुआ। अब वो तो है नहीं, तो अब आप कितनों फूल माला चढ़ाइए और सम्मान कीजिए, शायद उन तक नहीं पहुंचेगा आपका वो उनके प्रति जो आप प्रेम दिखा रहे हैं। मूल्यांकन का विषय तो यही होना चाहिए था कि दलितों की स्थिति कैसे। लेकिन मीडिया और हमारा इंटेलेक्चुअल समाज भी अजीबोगरीब तरह से चीज़ों को पर बहस चलाता है, और उसमें अब केवल गोदी मीडिया ही नहीं, और भी इंटेलेक्चुअल समाज के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मनमोहन सिंह के समय में, या मनमोहन सिंह की मृत्यु के बाद अब उनको कहाँ उनको बनाया जाएगा, उनके लिए स्मारक कहाँ उनको दफनाया जाएगा, उनके अवशेषों को रखा जाएगा, और कैसे उसमें क्या क्या राजनीति हो रही है, कांग्रेस क्या कर रहा है और भाजपा क्या चाहती है वगैरह। तो खैर साथी, हमको उन बातों से मतलब नहीं है, और ना हमको इंटरेस्ट है उन बातों से। मनमोहन सिंह के बारे में जो उनका रहा है कुल व्यक्तित्व, उसको देखकर हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आप अच्छे हैं, ईमानदार हैं, सब कुछ हैं, लेकिन इसके बावजूद जो नीतियां बनाते हैं वो कितना जनता के हित में है, ये निर्णायक होता है। ठीक है, आप अच्छे हैं तो उन नीतियों को बढ़िया से लागू करेंगे, और गड़बड़ है तो अच्छे से अच्छी नीतियों का बंटाधार हो जाएगा। तो हम संक्षेप में मनमोहन सिंह को किस लिए याद किया जाता है, और उसका याद किया जाना चाहिए, और उनके जिस नीतियों पर वो देश को ले गए, जहाँ उसका क्या परिणाम हुआ,
उसका फलाफल क्या है। मेरी रुचि इसी बात में है और इसलिए मनमोहन सिंह के प्रति सद्भाव रखने के बावजूद हम उसी नज़रिए से उनका मूल्यांकन करेंगे। ये परिपाटी है कि आदमी जो दिवंगत होता है तो उसके बारे में अच्छी बातें ही बोलनी चाहिए। हम तो पहले ही कह चुके हैं, अच्छी या बुरी का सवाल नहीं है, सवाल है कि जो नीतियाँ जिन पर चले, जो आप जिसके द्वारा देश को गढ़ने का काम करने जा रहे थे, वो कैसा रहा है, तो उसी हिसाब से हम देखेंगे। एक बात और भी कह दें कि हम बहुत ज़्यादा शोध वगैरह नहीं करते हैं और न हम पहले से उसको अपने विषय पर लिखो, उसको सामग्री जुटाओ, उसको एडिट करो और उसके बाद ठीक से उसको बेहतर ढंग से प्रस्तुत करो, ये सब नहीं है। जो त्वरित टिप्पणी होती है, जो आकलन हम देख रहे हैं, मोटा मोटी जो आप भी समझ सकते हैं, साधारण से साधारण व्यक्ति भी जिसको समझ सकता है जिस चीज़ को, हम उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही कोई चीज़ विश्लेषण करते हैं और रखते हैं। मनमोहन सिंह को 2-3 बातों के लिए याद किया जाता है। एक तो सीधा है कि नेहरू युगीन मॉडल, जो औद्योगिक मॉडल था, आज़ादी के बाद वो चलता रहा और इंदिरा गांधी ने अपने ज़माने में उसमें कुछ परिवर्तन लाया, जैसे कोल खदानों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण वगैरह, जो इस तरह की चीज़ें थी। तो उसके बाद का बड़ा परिवर्तन जो हुआ है वो है नई औद्योगिक नीति, उदारीकरण और खुली अर्थव्यवस्था, इसके बारे में। तो उसका क्या, और वो ये जो तीनों चीज़ें हैं, इस पर ही बाद की सरकारें भी चल रही हैं। मोदी सरकार भी उन्हीं नीतियों पर चल रही है। तो उन्हीं नीतियों पर चलते हुए यदि हम कहेंगे तो मनमोहन सिंह ने जनता का कम नुकसान किया अपेक्षाकृत आम जन का, और उन्हीं नीतियों को एकदम क्रोनी कैपिटलिज्म में, जिसको कहते हैं, बदल दिया मोदी ने। तो लेकिन शुरुआत वही है, रास्ता वही है। अब वो था जो व्यवहारिक रूप से दिखा कि सार्वजनिक क्षेत्र का जो एकाधिकार था बड़े उद्योगों पर, खास करके सार्वजनिक क्षेत्र जो हमारी अर्थव्यवस्था की बुनियाद थी, उस एकाधिकार को खत्म किया मनमोहन सिंह ने, इस उम्मीद पर कि इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो उसका लाभ जनता को मिलेगा। दूसरा उन्होंने किया ये कि अर्थव्यवस्था को खोल दिया पूरी दुनिया के लिए, यानी जो थोड़ा बहुत पहले से प्रतिबंध रहता था, वो मुक्त हो गया। यानी आप अपना माल दुनिया में बेच सकते हैं, दुनिया का माल भी आपके देश में आएगा, ये था। 2 चीज़ें तो ये हो गई। इसके अलावा मनमोहन सिंह ने जो किया
उसको तीसरी चीज़ को हम और क्या कहेंगे कि उदारीकरण माने औद्योगिकरण है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसको कहते हैं औद्योगिकरण, की प्रक्रिया को आसान किया। यहाँ कल कारखाने लगाने में जो तरह-तरह की बंदिशें बहुत कुछ होता था। जैसे मान लीजिए कि बहुत तरह के लेबर लॉ थे, श्रम कानून थे, जिसको पूंजीपति वर्ग आधा मानता था। जैसे एक छोटा-सा उदाहरण कि जैसे मान लीजिए हमको कारखाना में लोगों का इस्तेमाल करना है, मज़दूरों को रखना है, तो हम जब तक रखेंगे, जब हम चाहें उसको हटा सकेंगे। इसको पर्यावरण को लेकर जो बहुत तरह की बंदिशें थी, वन क्षेत्र है, पर्यावरण का है, सामाजिक आकलन का जो प्रावधान था, इस तरह की चीज़ें थी। इन सब को कम से कम करना, यानी वातावरण ये बनाना कि पूंजी निवेश होगा प्राइवेट क्षेत्र का, निजी क्षेत्र का से भी और 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 हमारे पास खनिज संपदा है, श्रम है, श्रम शक्ति है, उसका इस्तेमाल होगा और इससे देश की तरक्की होगी। इन तीनों फ्रंटों पर कुल मिला के कोई अच्छा परिणाम नहीं निकला है। जैसे कहाँ से शुरू किया जाए? यहीं से शुरू कीजिए आप कि सार्वजनिक क्षेत्र का एकाधिकार जो आप खत्म किए, उसका परिणाम क्या हुआ? हम झारखंड में रहते हैं, हम लौह उद्योग के बारे में या कोयला के बारे में, माने बीसीसीएल, सीसीएल और सेल अधीन जो इस्पात कारखाने हैं, उनका नज़ीर सामने रख के देख सकते हैं। जैसे बोकारो स्टील प्लांट था, बोकारो स्टील प्लांट में जब तक माने अर्थव्यवस्था खुली नहीं थी, यानी थोड़ा बहुत ये प्रतिबंध था कि विदेशी कंपनियां यहाँ अपना माल ला के नहीं बेच पाएँ, और इसके लिए अंकुश थोड़ा बहुत तरीका यही गवर्नमेंट का होता है कि वहाँ से आने वाली चीज़ों पर टैक्स ज़्यादा कर दिया जाए, ताकि वो यहाँ होड़ नहीं कर सके हम। लेकिन हुआ क्या उससे? उसको जब आप हटा दिए, तो ठीक है, सेल अधीन कल कारखाने जो थे, उसमें वो उस होड़ में पड़ी, तो उन पर दबाव पड़ा कि वो अपना लागत मूल्य कम करें, टेक्नोलॉजी को बढ़ाएं। तभी प्राइवेट जो प्लेयर थे स्टील उद्योग के, उसका मुकाबला कर सकते थे। नहीं तो प्राइवेट कंपनियां, मान लीजिए नई टेक्नोलॉजी के वजह से जो देश दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियां थी, वो टेक्नोलॉजी के कारण और श्रमिकों के श्रम का शोषण करके अपने यहाँ मूल्य कम कर सकती हैं, रख सकती थी। बोकारो स्टील प्लांट में था कि केवल उत्पादन और मुनाफा ही लक्ष्य नहीं था सेल का। लक्ष्य ये भी था कि यहाँ काम करने वाले लोग जो हैं, उनको मानवोचित उनको वेतनमान सुविधाएं मिलेंगी, श्रमिकों को भी, और एम्प्लॉयमेंट भी रहेगा। तो जब इस लक्ष्य से जब कारखाना शुरू हुआ, तो यहाँ बोकारो स्टील प्लांट में या सब जगह, टाटा कंपनी एक पुरानी थी यहाँ, या राउरकेला है, दुर्गापुर है, भिलाई है, सब जगह बड़े
पैमाने पर रोज़गार मिला, रोज़गार सृजन हुआ। उसमें 1-2 कंपनियाँ घाटे में भी रहती थीं, जैसे दुर्गापुर और राउरकेला, लेकिन बोकारो स्टील प्लांट और भिलाई हमेशा मुनाफा करती रही। और बोकारो स्टील प्लांट ऐसे कारखाने में 52,000 एम्प्लॉयमेंट हुआ था, रोज़गार मिला था लोगों को। लेकिन जब आप उदारीकरण का दौर जिसको कहते हैं शुरू हुआ और दबाव पड़ा कि भाई हमको भी मुनाफा करना है, तो आप उसके लिए अलग कानून और उनके लिए अलग कानून तो बना नहीं सकते हैं। यहाँ भी टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग बढ़ा और इसके साथ साथ ये भी हुआ कि तमाम तरह के काम जो थे परमानेंट नेचर का ही, जिसमें लगातार काम होने वाला था, उसमें परमानेंट नेचर के काम में परमानेंट कर्मचारियों की, बोकारो स्टील प्लांट की जिम्मेवारी ये भी थी कि अपने कर्मचारियों को अच्छा स्कूल देगा, मेडिकल की सुविधा देगा, चिकित्सा सुविधा देगा, अपने कर्मचारियों को अच्छा आवास देगा, ये सारा कुछ था। मुफ्त शिक्षा देगा, कर्मचारियों के लिए शहर में जो था मेंटेनेंस का काम जितना क्वार्टर का था वो होता था, वो सारा कुछ खत्म हो गया धीरे धीरे। स्कूल सब सारा का सारा स्कूल खत्म हो गया। हॉस्पिटल जो अपने आप में एक अच्छा था हॉस्पिटल बोकारो स्टील प्लांट, और लगभग हर सेक्टर में जो चलता था वहाँ स्वास्थ्य केंद्र, धीरे धीरे सब खत्म हो गया। और कर्मचारियों की संख्या महज आज 8-10 हज़ार बचा है, परमानेंट कर्मचारियों की संख्या। उसके साथ साथ जो BRL था, वहाँ HSCL जैसी निर्माण कंपनी थी, सबका भट्टा बैठ गया। सिंदरी ऐसा मातृ यूनिट कारखाना जो था, खाद कारखाना, खत्म हो गया। तो प्राइवेट सेक्टर जो CCL था, जिसमें लगभग 6.5 लाख लोग एम्प्लॉय थे, अब मुश्किल से 1.5-2 लाख या 1.5 लाख के आसपास से कर्मचारी रह गए हैं। और उसमें भी परमानेंट नेचर के काम में भी अब ठेका मजदूर, पेटी ठेकेदार रखे गए हैं और वो सारा काम करते हैं। तो उससे लाभ क्या हुआ? न रोजगार बढ़ा, न वो कंपनियां जो थी पब्लिक सेक्टर की तबाह होके देश में ही, मान लीजिए तब निजी कंपनियां फलती फूलती और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता, वैसा तो हुआ नहीं। कहीं नहीं दिख रहा है कि रोजगार बढ़ रहा है। आपको हम पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि सबसे बड़ा जो यहाँ हमारे यहाँ बिजनेसमैन है, अदानी को माना जाता है। दुनिया के चोटी के उद्योगपतियों में से 1-2 हैं, लेकिन पूरे देश में कुल उनका जो एम्प्लॉयमेंट रोजगार सृजन किए हैं महज 36,000 के आसपास। तो ये हालत है। अब दूसरा चीज लीजिए, खुली अर्थव्यवस्था का मतलब यही था ना कि हम लोग अपना माल, उत्पादित माल बाहर बेचेंगे। लेकिन हुआ क्या? हमारे पास बेचने के लिए कुछ था क्या? आप खुद दैनंदिनी की चीजों को देखें ना, मुंह धोने के कोलगेट से लेकर, मोबाइल से लेकर, फ्रिज, कारें, ये सारा कुछ विलासिता के जितने सामान होते हैं वो सब ज़्यादातर विदेशी है, विदेशी कंपनियों द्वारा निर्मित है। हम लोग जिससे भी व्यापार करते हैं, व्यापार कारोबार जो दिखाई देता है, कुल कारोबार के हम लोगों ने इतने का कारोबार किया, लेकिन उसके अंदर जब झांकिएगा तो ये देखेंगे कि हम माल बेचे कितना और खरीदे कितना। तो उस लिहाज से देखिएगा
तो हम हमेशा व्यापार घाटे में रहते हैं। चीन से हो, चाहे अमेरिका से हो, चाहे किसी भी देश से, मुल्क से हो, हर चीज़ तो आप आयात कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, रोज़मर्रा के जिस चीज़ें हो रही हैं इस्तेमाल की, वो हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, आणविक हथियार हो गया, रिएक्टर जो भी देश में बन रहा है वो हो गया, ये सारा कुछ तो विदेश से आ रहा है। तो आप जो जिस उम्मीद से किए थे कि प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, तो देश में उद्योग धंधा का विकास होगा, वो कहाँ हुआ? निजी कंपनियां कहाँ आई? वो तो दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करके नोट कमा रही हैं। जैसे बैंक से लोन ले लिया, उसको लेके दाब दिया, या विदेशों से माल मंगाए, यहाँ असेंबल किए और यहाँ बेच रहे हैं थोड़ा बहुत। एक छोटा सा उदाहरण और लीजिए ना, हम लोग विश्व गुरु हैं, मोदी साहब रोज कहते हैं, लेकिन आज ही खबर पढ़ रहे थे कि अमेरिका के विश्वविद्यालयों में या दुनिया भर में और भी जहाँ अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे जहाँ, सबसे ज़्यादा भारतीय मूल के विद्यार्थी हैं, वहाँ जाके पढ़ रहे हैं। तो खुली अर्थव्यवस्था से लाभ हमको क्या हुआ, किस रूप में हुआ, इसको आप सहज समझ सकते हैं। यदि ये रहता है कि आप भी औद्योगिक रूप से समुन्नत होते, अपना सामान बनाते और बाहर बेचते, इससे अच्छा तो हम अंग्रेजों के आने के पहले का दौर था हमारे पास। उस समय कहा जाता है कि आप लोग सभी लोग इतिहास का इतना जानकारी तो होगा ही कि विदेशी कंपनियां जो भी, ईस्ट इंडिया कंपनी हो या पुर्तगाल की कंपनी हो या जहाँ की भी कंपनियां भारत आई थी या आती थी, आज से 200 250 वर्ष पहले, 300 वर्ष पहले, तो यहाँ से माल खरीदने के लिए आती थी। यहाँ से उत्पादित माल, चाहे कपड़ा हो, चाहे बर्तन हो, चाहे मसाले हो, या सारा चीज़ यहाँ से खरीद के वो ले जाते थे और अपने मार्केट में बेचा करते थे। और आज स्थिति ये है कि हर चीज़ हम आयातित करते हैं। तो उसका परिणाम किस रूप में हुआ है तो हम देख ही रहे हैं। उसका परिणाम इसी रूप में हुआ है कि हमारे यहाँ भयानक बेरोजगारी है, भयानक गरीबी है। उसका एक मोटा-मोटी हिसाब, लेकिन चूँकि भारत इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी है कि यदि 140 करोड़ में 10% लोग भी, थोड़ा और बढ़ा दीजिए और ज़्यादा, 20% लोग भी खाए पिए अघाए समाज के हैं, तो वो उनकी संख्या वो पूरे यूरोप के बाजार से बड़ा बाजार यहाँ है। जितनी विदेशी कंपनियां हैं इसीलिए लालायित रहती हैं कि मोदी से संबंध सुधार के यहाँ अपना बिजनेस करते रहें, अपना माल ला के खपाते रहें यहाँ। लेकिन उससे क्या होगा, आंतरिक रूप से तो हम कमज़ोर होते ही जा रहे हैं। मोटा मोटे हिसाब है कि यदि हमारी आबादी का 10% हिस्सा उच्च वर्ग है और लगभग मान लीजिए, बढ़ा के बोल रहे हैं, जो मोटा हुआ है मध्यम वर्ग, 40% मान लीजिए मध्यम वर्ग का है, और कम से कम 50% आबादी बॉर्डर पर है, गरीबी रेखा के। और फासला उस 50% आबादी का जो बीच के 40% हैं, उसमें और उस
में ज़मीन आसमान का अंतर है। और जो 40% हैं, हम बढ़ा के बोल रहे हैं, तो उनका उस 10% से भयानक अंतर है, कोई तुलना नहीं है उसमें। तो ये हालत है, इसलिए हमारे यहाँ इतनी तरक्की के बावजूद 80 करोड़ आबादी को मुफ्त राशन देने की ज़रूरत है, तभी वो सर्वाइव करेंगे। तो ये नई औद्योगिक नीति या उदारीकरण या खुली अर्थव्यवस्था से कुल मिलाकर भारत को क्या लाभ हुआ? और इसके प्रणेता मनमोहन सिंह ही थे। उसके पहले राजीव गांधी के ज़माने से नई औद्योगिक नीति उदारीकरण का दौर शुरू हो गया था। उसके बाद नरसिंह राव की सरकार में मनमोहन सिंह जो विश्व बैंक के एक कर्मचारी थे, अर्थशास्त्री थे, लेकिन मूलतः अर्थशास्त्री होकर वो विश्व बैंक के एक कर्मचारी थे और वहाँ से पॉलिटिक्स में यहाँ भारत में आए और नरसिंह राव की सरकार के ज़माने में वो वित्त मंत्री बने थे, फिनांस मिनिस्टर। और नई औद्योगिक नीति और उदारीकरण का दौर का शुरुआत वही करते हैं, वही उन्होंने ही किया था। और वही बाद में तो खुद प्रधानमंत्री ही बन गए। तो ठीक है भाई, एक लगता है कि एक नई दुनिया, एक नया जो अर्थव्यवस्था कायम हो गया और उसके कारण जगमग भी है, कुछ तबकों को बहुत फ़ायदा भी हुआ है उसकी वजह से। एक दिखाई देता है, एक भारत का चमकीला चेहरा भी दिखाई देता है। लेकिन जो बेसिक बुनियादी है बातें हैं वो ये कि हमारा देश भयानक विषमता और विपन्नता का शिकार है और अभी एक बड़ा संकट है बेरोजगारी, रोजगार नहीं है। जो भी हो रहा है आप देख लीजिए ना, निजीकरण और खुली अर्थव्यवस्था का प्रभाव ही तो है वो कि सारे सरकारी स्कूल खत्म हो गए, खस्ता हाल है। भले बजट बनता है, बहालियाँ होती हैं और वहाँ के टीचरों को जो भी थोड़े बहुत हैं अच्छी तनख्वाह वगैरह मिल जाता है, लेकिन पढ़ाई के नाम पर वो शून्य है। जितना भी स्वास्थ्य केंद्र है, इस हॉस्पिटल है, जाके देख लीजिए, कहीं इलाज का कुकुरमुत्ते की तरह खुला हुआ है हॉस्पिटल और शिक्षा का केंद्र। रांची में ही चारों तरफ घूम लीजिए ना, कितनी शैक्षणिक संस्थाएं हैं और कौन सी हैं, और उससे आम लोगों को क्या लाभ है उससे? अभी तो बताया कि विश्व गुरु हम हैं और हमारे यहाँ का सारा जो अमेरिका के विश्वविद्यालयों में जो सबसे ज़्यादा हमारे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ जाके। तो ठीक है, एक खाया पिया अघाया समाज पैदा हुआ नई औद्योगिक नीति और उदारीकरण से, लेकिन उसी हिसाब से भयानक रूप से विषमता और गरीबी भी पैदा हुई है। और खास करके वंचित जमात के लिए, तो आदिवासी समाज के लिए तो ये नई औद्योगिक नीति और उदारीकरण का जो चेहरा सामने आया है वो भयंकर रूप से तबाही मचाने वाला है। जल जंगल जमीन को लेकर जितना संघर्ष पहले चलता रहा, जिसको अभी तक हम लोग बचाते रहे हैं, उस पर आक्रमण सबसे ज़्यादा नई औद्योगिक नीति और उदारीकरण के पैरोकारों के द्वारा ही होता है। कारपोरेट घरानों को ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिले, यही तो है नई औद्योगिक नीति, यही तो है उदारीकरण का मतलब व्यवहारिक, कि आप अपने खनिज संपदा को मिट्टी के मोल ले जाने की छूट दें,
यहाँ के पर्यावरण को नष्ट हो जाने की छूट दें, जंगल को तबाह हो जाने की छूट दें। यही है उदारीकरण, यही है नई औद्योगिक नीति। नहीं तो दूसरी तरफ तो देख लीजिए, न रोजगार बढ़ा है, न जीवन स्तर लोगों का सुधरा है। एक अपसंस्कृति और उपभोक्तावाद के शिकार हैं हम। और पूरा यदि यही रास्ता चलता रहा है, इसी रास्ते पर आगे हम बढ़ते रहे, तो धीरे धीरे खोखलापन और ज़्यादा बढ़ेगा, विस्थापन और ज़्यादा होगा। लोग हैं ही, अब तो नया नया टेक्निक आ गया है ना कि आप खुद छोड़ दीजिएगा खेती बाड़ी। अभी हो रहा है ना, मुफ्त में राशन मिल रहा है, महिलाओं को अब पैसा हर महीने में मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ें आपके लिए आसान होंगी, लेकिन सम्मान से जीने के लिए, आत्मनिर्भरता के साथ जीने के लिए, अपने मेहनत मशक्क़त के बल पर खुददारी से जीने का अवसर निरंतर सिकुड़ता जाएगा, और सिकुड़ रहा है। नई औद्योगिक नीति और उदारीकरण का यही अर्थ है हमारे लिए। ऐसा क्यों हुआ, ये कभी कभी सोचते हैं। जैसे चीन इसी नीतियों पर चलकर दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश बन गया, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अमेरिका को टक्कर दे रहा है, चुनौती दे रहा है। तो अपने यहाँ क्या हुआ? तो याद कीजिए कि जिस समय हम लोग इंदिरा गांधी या राजीव गांधी का दौर शुरू हुआ था, उस समय भी चीन हमसे पीछे था, लेकिन उसने एक योजनाबद्ध तरीके से अपने यहाँ काम किया। जैसे हम साइकिल ही बनाएंगे भाई, अभी हम कार बनाएंगे नहीं। उसका एक समय का निर्णय ये था कि कुछ लोगों के लिए कार जरूरी है, यदि तो हम आयात कर लेंगे, लेकिन पहले अपने देश में साइकिल बनाएंगे। हम बुनियादी शिक्षा को मजबूत करेंगे। पहले सर बच्चों को पढ़ने लिखने की व्यवस्था पहले करेंगे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर को सुधारेंगे, लघु उद्योगों का जाल बिछाएंगे। ये सब करने के बाद जब वो आर्थिक रूप से इस हालत में पहुंच गया था कि वो दुनिया को अपना माल बेच सके, तब उसने नई औद्योगिक नीति और उदारीकरण वाला दौर शुरू किया अपने यहाँ। हमारे यहाँ क्या हुआ कि ये तो सामंतवाद से जकड़ा देश था। आज़ादी के बाद बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए नेहरू युगीन जो मॉडल शुरू हुआ, तो उसमें न्यूनता, उसमें भी कई खामियां हैं, हम लोग बोलते हैं और कहते हैं कि, लेकिन आज के दौर से तुलना कीजिएगा तो बहुत अच्छा था। कि देश का बुनियादी ढांचा, आप कल्पना कीजिए ना, एक रेल सेवाओं को ध्यान में रख के कि पूरे देश में रेलवे ट्रैक बिछाना, सर्वसाधारण को सस्ते दर पर रेल यात्रा सुलभ कराना, रेलवे में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करना, सब कैसे हुआ था? उसी मॉडल से नेहरू युगीन पब्लिक सेक्टर में ही जो जितने कल कारखाने लगे, उसमें बड़े पैमाने पर रोजगार मिला लोगों को। ठीक है, उसमें आदिवासी जनता को बहुत ज़्यादा नहीं हुआ फ़ायदा, उसमें रोजगार मिला, या मिला भी तो वो उसमें बाद में नहीं टिक पाए, लेकिन मिला, रोजगार सृजन हुआ देश में। और ये भी याद रखिए कि जो कंपनियां ने, जो पब्लिक सेक्टर में जो काम हुआ, जो चीज़ें निर्माण का काम हुआ है देश में, प्राइवेट कंपनियां वो सब काम करना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां या जो कारपोरेट घराने बाद में बदल गए पूंजीपति वर्ग था,
वो पैसा वहीं इन्वेस्ट करना चाहता है कि जहाँ आज पैसा लगाया कल मुनाफा शुरू हो। लेकिन एक कारखाना आप लगाते हैं, एक डैम बनाते हैं, बिजली का उत्पादन करते हैं, ये लंबी प्रक्रिया होती है। 5-5, 10-10 बरस लग जाता है ये सब, तब जाके उससे लाभ वगैरह होता है। तो कोई पूंजी लगाना नहीं चाहता था। उस समय सरकारी उद्यम वो काम किया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण से ये स्थिति रही कि पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था जब डामाडोल थी, तो हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक जो हैं, जिन पुख्ता जमीन पर खड़ी थी, इसलिए उस झंझावात को भारत झेल गया। तो कुल मिला के मनमोहन सिंह की बात नहीं है। मनमोहन सिंह जिन नीतियों को लेकर आए थे, वो विश्व बैंक द्वारा पोषित और विश्व बैंक के हित के अनुकूल था। विश्व बैंक कैसा कैसा दबाव देता था कि आप अपने यहाँ सब्सिडी मत दीजिए किसानों को। बताइए इसका क्या मतलब हुआ? हम अपने किसानों को यदि हम छूट देते हैं कुछ, तो उसमें आपके बाप का क्या जाता है? तो जाता है ये कि नहीं, तब यदि आप तो प्रतिस्पर्धा में वो हमारा मुकाबला करने लगेंगे, और इसलिए आप मत दीजिए। तो इस तरह की तो हमारा देश अभी तैयार नहीं था इसके लिए। यहाँ अभी अब आप पब्लिक सेक्टर में बनाए, स्टील उद्योग लगाए, खाद कारखाने लगाए, और जैसे होता है ना कि आप अपना बगीचा एक बनाए उसको अपने, ठीक है, वो दुनिया का मुकाबला करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन आपके यहाँ तो अपना बाजार था, अपना संसाधन था, सब कुछ अपना था। आपको बहुत कुछ ज़रूरत ही नहीं था विदेशों का, उस तरह का। पहले अपनी स्थिति मजबूत कर लेते और तब प्रतिस्पर्धा में कूदते, तब एक फ़ायदा उठाते खुली अर्थव्यवस्था का। जब आप उस स्थिति में थे ही नहीं, तो आप नियति क्या आपकी रही कि आप दुनिया के बाजार बन के रह गए, दुनिया के उद्योगपतियों के लिए, वहाँ के माल के लिए, वहाँ से तैयार माल के लिए। अब एक बार फिर दोहरा देते हैं, टूथपेस्ट हो या कॉस्मेटिक हो या जूते हों या फ्रिज हो या मोबाइल हो, हर चीज़ विदेशी है हमारे यहाँ। टीवी हो, सब विदेशी कंपनियों द्वारा निर्मित है। और ये सबसे इतर जाइएगा तो जो सैन्य सामान है, जितना इलेक्ट्रॉनिक रिएक्टर देश में लगने जा रहा है या लगा कुछ, वो सब जैसे अमेरिकी कंपनियां उसके लोन, अमेरिकी सरकार उसके लिए लोन देने के लिए तैयार है, लेकिन उसका शर्त यही है कि रिएक्टर जो लगेगा आपके देश में, वो हमारे देश की कंपनियां लगाएंगी। लीजिए, हम मेट्रो ट्रेन आपको बना के देंगे और लोन भी देंगे उसके लिए, लेकिन हम आपको अपने यहाँ जो बरसों पहले इस्तेमाल हो चुका उस टेक्नोलॉजी का मेट्रो ट्रेन आपके यहाँ लगाएंगे। आप भाग भाग रहिए, खुश रहिए उसी पर। तो ये हालत है, आत्मनिर्भरता इस देश की खत्म हो चुकी है। हमारे यहाँ के लोग बाहर जाके पढ़ते हैं, एक अच्छा विश्वविद्यालय नहीं है, कॉलेज में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, अच्छा शिक्षा का केंद्र नहीं है। इसके उत्स में है वही नई औद्योगिक नीति, उदारीकरण, खुली अर्थव्यवस्था, और वो सोच भाई बीमा कंपनी हमारे यहाँ थी तो हम नहीं बाहर के लोगों को भी छूट देंगे। लॉजिक ये कि इससे प्रतिस्पर्धा होगी, हमारे बीमा कंपनियों का भी हालात, वहाँ के लोगों की काय कुशलता बढ़ेगी। बकवास था, धोखा था, फरेब था। तो इस लिहाज से हम देखेंगे कि मनमोहन सिंह का हम योगदान तो नकारात्मक ही मानेंगे। मनमोहन सिंह तो एक उदाहरण है, माने वो सोच, वो नज़रिया, और इसी हिसाब से मूल्यांकन कीजिए।
आप भी इस विवाद में मत जाइए कि उनका कब्र कहाँ बनेगा, स्मारक कहाँ बनेगा। ये सब करने दीजिए पॉलिटिशियनों को। ये देखना है हमको कि कुल मिला के ये एक अवसर है, हम विचार करें कि जिस नई औद्योगिक नीति और उदारीकरण का जो दौर उन्होंने शुरू किया था, उसका हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। धन्यवाद साथी, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन देखिए, सुनिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। यूट्यूब चैनल पर भी लगाते हैं हम, और बाद में हम देख रहे हैं कि वहाँ आप लोग उतना जहमत नहीं उठाना चाहते हैं, तो फेसबुक पर भी डाल देते हैं। जितना तक लोगों तक बात पहुँच पाए पहुँचे। धन्यवाद, सबको जोहार।